अ, आज हम बत्रा सर को सब जानते हैं, नरेंद्र बत्रा सर। उनकी करियर की उपलब्धियां तो गिनवाने के लिए अगर बैठे तो टाइम शायद कम रहेगा। और जितना मैं तो नहीं उनसे कभी पहले मिली थी, अभी 4-5 साल से ही मिलना हुआ है, लेकिन जिससे भी सुनते हैं तो हमेशा यही जाना है कि कैसे उन्होंने सबको हमेशा बांध कर रखा अपने करियर में भी, और कैसे सबको हमेशा मोटिवेट करते रहे। और मुझे भी यहाँ तक पहुंचाने वाले अगर मैं कहूँ तो बत्रा सर ही हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने जो काम मेरे को लगता था कि मैं कर नहीं सकती, लेकिन वो बोलते थे नहीं, ये तो आप उससे अच्छा करते हो, तो ऐसे करते हो आप, तो वो अपने आप से एक स्पिरिट आ जाती थी उसको करने की। आज भी बत्रा सर कुछ साझा करने वाले हैं हमारे साथ, एनजीओ से जुड़े हुए हैं बत्रा सर। आईज ब्लाइंड बच्चों के लिए बुक्स को रिकॉर्ड करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, खुद भी रिकॉर्डिंग करना। जब सर ने एक बार मुझे बताया कि मॉर्निंग 4 बजे सुबह उठकर और सब ब्लाइंड बच्चों के लिए जब बुक्स रिकॉर्ड किया करते थे, तो कहते थे मेरा तो गुरुद्वारा मंदिर मत्थान यही हो जाता है सब, कि सुबह उठो और बिल्कुल शांति होती है उस समय, और बुक रिकॉर्ड कर दो तो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अग्रसर हैं अपने कार्यों को लेकर, और परमात्मा इन्हें खूब लंबी आयु दे, ताकि ये और लोगों को मेरी तरह जैसे मुझे प्रेरित कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी ऐसे ही प्रेरित करते चले। आज सर अपना कुछ स्पेशल शेयर करने वाले हैं, 2 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं सर से निवेदन कि आए और हमारे साथ अपनी बात शेयर करें। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर लें सर, म्यूट है। बहुत थैंक यू आशु जी, बहुत सुंदर सुंदर शब्द कहने के लिए। मुझे मालूम है मैं वो इतने सुंदर शब्द डिजर्व नहीं करता। आपका मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है, जिसकी वजह से आप और आपका महान हृदय है, दिल है बड़ा, इसलिए इतने सुंदर शब्द एडजेक्टिव मेरे लिए यूज कर रहे हैं। शुक्रिया। आज कहानी सुनाऊंगा, और कहानी में से कैसे कहानी निकलती है ये भी मेरे को अब पता लगा। जब एक कहानी सुनाने की बात सोची तो पता लगा कि उस कहानी मैंने बताया था आपको कहा था कि सुनाऊंगा एक उस लड़की की कहानी जिसने शादी नहीं की और विधवा का जीवन बिता रही है। जब वो कहानी की तैयारी करने लगा तो फिर ये भी आया कि उसकी भी सुनानी पड़ेगी कि वो विधवा किसकी है। और फिर ये भी ख्याल आया कि कहानी क्यों सुना रहा हूँ ये भी बताना पड़ेगा। तो तीनों कहानियां सुनाता हूँ आपको। और ये कहानियां नहीं है, रियल लाइफ स्टोरीज है। कहानी वर्ड गलत है इसके लिए, ये घटनाएं हैं और सच्ची घटनाएं हैं। मॉस्को, नारायण मूर्ति का नाम आप सबने सुना होगा, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। उनकी वाइफ सुधा नारायण मूर्ति मॉस्को में गई थी किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए। मीटिंग अटेंड हो गई, खत्म हो गई, दोपहर का टाइम था। घर बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी फुटपाथ पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इनके पास छाता था, छाता लेके सड़क किनारे खड़े बूंदाबांदी को एंजॉय कर रहे थे, और सामने जो अच्छी सी सीनरी थी, ब्यूटीफुल प्लेस था, उसको एंजॉय कर रहे थे। सामने एक पार्क था। पार्क में नहीं, एक कपल खड़ा था, और उनकी ड्रेस देख के पता लग रहा था कि शायद न्यूली मैरिड कपल है। लड़का जो है वो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में था, और लड़की ने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। बड़ा सुंदर गाउन था, मोतियों से सजाया हुआ था, और सुंदर सुंदर झालरें जैसी होती है उससे सजाया हुआ था। बूंदाबांदी हो रही थी, तो इसलिए एक लड़का उनके पीछे, जो दुल्हन थी उसके सिर के ऊपर छाता लेके खड़ा था। और दो लड़कियां ब्राइड में, वो उसका गाउन ड्रेस और नीचे से ऊपर उठाया हुआ था कि कीड़े कीचड़ में खराब ना हो जाए। तो ये बड़े शौक से सुधा नारायण मूर्ति उनको देख रही थी। और फिर देखा कि वो अंदर पार्क में चले गए। पार्क एक्चुअली वार मेमोरियल था, वहां पे किसी हीरो का स्टेचू बना हुआ था, वार हीरो का। वहां पे जाके उन्होंने नमन किया, सैल्यूट किया, और जो हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ था वो वहां पे गुलदस्ते पे रख दिया। तो ये सुधा नारायण मूर्ति खुद पीछे पीछे उस पार्क में चली गई। तो वो लोग वहां पे सैल्यूट करके और वो अपना श्रद्धांजलि देकर फूलों का
गुलदस्ता वहां पे रख के चले गए, तो वहां पे एक और बुजुर्ग बैठा था। उसने इनको देखा और इन साड़ी में थी ये, तो पूछा आर यू इंडियन। तो इसको भी बड़ी हैरानगी हुई कि मॉस्को में कोई आदमी अंग्रेजी बोलने वाला मिला। तो शी सेड कि यस आई एम आल्सो इंडियन, बट हाउ डू यू नो इंग्लिश। कहते मैं उसने बताया, बुजुर्ग आदमी ने, कि मैं कई साल बाहर रह के आया हूँ, मेरे को इंग्लिश आती है। तो फिर इसने पूछा कि ये जो अभी न्यूली वेड कपल लग रहे थे, ये यहाँ पे क्या करने आए थे। तो उस बुजुर्ग आदमी ने बड़े गौरव के साथ बताया कि रूस ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, और उसमें बहुत सारे अपने वीरों को खोया है, अपने जवानों को खोया है। कुछ लड़ाइयां जीती हैं, कुछ हारी हैं। लेकिन यहाँ पे एक नियम है कि हर व्यक्ति को जब वो 15 साल 16 साल का होता है, तो उसको कम से कम 5 साल आर्मी में नौकरी करनी पड़ती है। और जब उसकी शादी होती है तो वो वही ड्रेस पहनता है, जस्ट एज ए रिस्पेक्ट टू द सोल्जर और द मार्टियर ऑफ द कंट्री, जो उसने अपनी नौकरी के दौरान पहनी होती है। तो ये परमानेंट रूस में फीचर है कि हर व्यक्ति जिसकी शादी होगी वो अपनी आर्मी की, मिलिट्री की ड्रेस पहनेगा। और ये भी वहां पे फीचर है कि हर व्यक्ति जिसकी शादी होगी, शादी के बाद पहला काम शादी की जगह से, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से हो या कोर्ट में हो, जब वहां से बाहर निकलेगा तो पहला काम ये करेगा कि अपने देश के शहीदों को जाके नमस्ते करेगा, सैल्यूट करेगा, उनका अभिवादन करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा कि अगर हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो तुम्हारी वीर गति की वजह से ले रहे हैं, तुम्हारी कुर्बानी की वजह से ले रहे हैं। हम लोग ये कहानी सुनाने का आपको पर्पज ये है कि हम लोग दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। पिज्जा वहां से इंपोर्ट कर लिया हमने, हमने वहां से बहुत वेस्टर्न कल्चर की चीजें इंपोर्ट कर ली। कुछ अच्छी चीजें भी इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। मेरे को दिल तक ये बात रहेंगी कि हर व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ शुरू करने से पहले उन लोगों को याद करता है जिनकी वजह से वो देश में आजाद घूम रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? ये सवाल है। दूसरी घटना, आज से 21 साल पहले जून के महीने में, जून 2000 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक चिट्ठी आई। हिमाचल प्रदेश का एक रिटायर्ड टीचर था, उसकी, कि पिछले साल मेरे बेटे की डेथ हो गई थी लड़ाई में, उसकी एनिवर्सरी आने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे को और मेरे वाइफ को उसकी एनिवर्सरी वाले दिन उस जगह पे जाने की इजाजत दी जाए जहां पे उसकी शहादत हुई थी। जिस एयरफोर्स मिनिस्ट्री में जिस ऑफिसर के पास ये चिट्ठी पहुंची, उसने कहा सरकार मानेगी नहीं मानेगी, बड़ा अफसर मानेगा या नहीं मानेगा, मैं तो इसको परमिशन दे देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो खर्चा होगा मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। ही अलाउड, उसने अलाउ कर दिया। एक सरकारी गाड़ी उस बुजुर्ग दंपत्ति, बूढ़ा बाप, रिटायर्ड टीचर और उसकी वाइफ, वो दोनों को लेके कारगिल पहुंचे। कारगिल में वहां पे जो फौज थी, जो फौज की टुकड़ी थी, उनको मालूम था कि ऐसे आ रहे हैं। वो सब लोग जवान वहां पे खड़े थे, सैल्यूट किया उन्होंने उस बुजुर्ग दंपत्ति को जब कार में से उतरे। सब लोगों ने एक जो इनका बैंड होता है वो बजाया, और उसके बाद एक जवान जो है वो उनके पैरों के ऊपर फूल रखे, उसने गुलदस्ता रखा और उनके पास आके खड़ा हो गया। तो टीचर थे वो बुजुर्ग, तो कुछ समझे कि स्पेशल होगा, क्या होगा, तो इन्होंने पूछा कि तुम बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े वहां पे, बाकी सब ने सल्यूट किया तो आप, लेकिन आप अलग से क्यों? कहता मैं इनसे अलग हूं। कहते अलग कैसे? कि नहीं, फौज का तो टुकड़ा हूँ, इन्हीं की फौज का टुकड़ा हूँ। अलग ऐसे हूं कि जिस दिन आपके बेटे की शहादत हुई मैं उसके साथ।
और उसने उस बुजुर्ग पिता के आंखों में आंसू पहुंचे, उसकी माँ के आंसू पहुंचे, उनको गुलदस्ता दिया। कहते जब आपके बेटे की डेथ हुई तो मैंने अपने अफसरों को कहा था कि शमशा ये लाश कफिन जो है ले गांव में ले जाने की मुझे परमिशन दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। आज मैं अपना ये फर्ज पूरा कर रहा हूँ। ये फूल जो है उस कफिन पे जो मैंने चढ़ाने थे वो आपके पैरों में चढ़ा के मैं अपने कर्तव्य पूरा कर। वो बुजुर्ग बाप जो था उसने भी अपना बैग निकाला। कहता बेटे ने जब आना था तो मैंने उसके लिए एक शर्ट लेके रखी हुई थी। वो लड़ाई से वापस नहीं आया तो मैं इस शर्ट यहाँ पे लेके आया था कि यहाँ पे जहाँ पे उसकी शहादत हुई वहां पे उस पत्थर के ऊपर, वहां चट्टान के ऊपर उस शर्ट को रख दूंगा और ये हवाएं जो यहाँ पे तेज चल रही हैं ये हवाएं जो है इस शर्ट को उस तक पहुंचा देंगी। लेकिन मेरे को पता लगा कि ये इस शर्ट के असली हकदार तुम हो जिन्होंने उसके साथ आखिरी रात बिताई थी। उसने वो शर्ट बुजुर्ग पिता ने उस जवान को दी, अपने बेटे के दोस्त को दी। फिर उस बेटे ने बताया, कहता एक्चुअली हम लोग 4 या 5 लोग रह गए थे और पाकिस्तानी जो है हमारे से 30 फुट ऊपर थे और बंकर था, वहां पे बंकर में छुपे हुए थे और हम नीचे 30 फुट नीचे चट्टान के ऊपर के पीछे छुपे थे। चट्टान में से के पीछे से हमारा हाथ पैर या कोई एक अंग बाहर आता तो ऊपर से गोलियों की बरसात आती थी। हमको नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, तो मैंने सोच कहा कि मैं डेथ चार्ज लेके जाता हूँ। डेथ चार्ज का मतलब मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, मैं गोलियों की बरसात में जाऊंगा और उनके ऊपर बम फेंकूंगा। फिर और मैंने उसको विक्रम को कहा, उस, उस लड़के का नाम जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे मुंह से निकल गया, उसका नाम विक्रम। मैंने उसको कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं डेथ चार्ज लेके जाता हूँ और मैं उतर जाता हूँ, तो मेरे से पीछे से फायरिंग करके मेरे को कवर देना। तो कहते उसने मेरे को सोचने का मौका भी नहीं दिया। कहते तुम्हारी शादी होगी, बीवी है, बच्चे हैं, मेरा भी कवारा हूँ, मेरे हाथ से बम खींचा और वो खुद भाग गया। मैंने पीछे से कवर किया, वो गोलियों से बचता बचाता 30 फुट ऊपर चढ़ा, बंकर में बम डाला, 13 पाकिस्तानियों को मारा और वो चोटी जो है उसको फतेह की, उसको जीत। उस जवान का नाम था विक्रम बत्रा। आप सबने सुना होगा, ये दिल मांगे मोर वाला वही है। 15 दिन पहले इसने एक और चोटी फतेह की थी और उस दिन जब इसका इंटरव्यू लिया जा रहा था और ये उस फतेह करने से पहले लेफ्टिनेंट था और वहीं पे ऑन द फील्ड के अंदर इसको प्रमोशन देके कैप्टन बनाया गया। और इसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था जो पेप्सी कोला का डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। और 15 दिन के बाद एक और चोटी को फतेह करते हुए इसने अपनी जान दी। 7 और 8, आज ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आज का ही वो दिन था, 7 जुलाई 1999। 7 और 8 की रात की घटना है ये। एक आदमी के शरीर में 42 गोलियां लगी थी विक्रम की। जब उसकी डेड बॉडी आई 42 गोलियां थी और 42 गोलियां खा के भी उसने 30 फुट ऊपर चढ़ाई पे जाके बम फेंका और 13 पाकिस्तानियों को मारा और उस चोटी को फतेह की। 6 महीने के बाद सरकार ने उसको परमवीर चक्र का इनाम दिया। ये उसकी कहानी है। इसका एक भाई है विक्रम बत्रा, विशाल बत्रा। कहते एक दिन मैं जर्मनी या मेरे को कंट्री का नाम नहीं याद, वहां पे गया हुआ था। होटल के अंदर मैं चेक इन कर रहा था, रजिस्टर में अपना नाम लिख रहा था। नाम लिखते हुए किसी इंडियन ने पूछ लिया, देखा कि ये बत्रा है, तो कहते हैं आप विक्रम बत्रा को जानते हो? कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया कि इतनी दूर दूर तक लोग उसको जानते। उस फौजी की उम्र सिर्फ 25 साल थी।
तो जिंदगी जरूरी नहीं कि जिंदगी बड़ी हो, जिंदगी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, जिंदगी में उपलब्धि होनी चाहिए। 25 साल की उम्र में भी आदमी अपने आप को अमर कर सकता है। मेरे को नहीं पता कि उसका कैरेक्टर अर्जुन जैसा था या अभिमन्यु जैसा था, लेकिन था तो एक विशेष। बत्रा जी, इसी तरह एक भंडराल जी का बेटा, आपको मेरे याद को होगा, वो भी खत्म कर ले कारगिल मैं में ही कहानी गया था। है। मैं 1 मिनट इसको खत्म कर लूं फिर बात। ये 74-75 में पैदा हुआ था। पहले इनिशियल स्टडी जो है हिमाचल में ही की थी। 95 में चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में इसने डीएवी कॉलेज से स्टडी की, बीएससी की वहां से, और एमए इंग्लिश ज्वाइन किया इसने। एमए इंग्लिश ज्वाइन करते हुए इसकी मुलाकात डिम्पल चीमा से हुई। साथ में इसने सीडीएस का एग्जाम दिया हुआ था, वो क्लियर हो गया। तो एमए इंग्लिश का फर्स्ट ईयर करके ही ये एनडीए की ट्रेनिंग के लिए चला गया। और चीमा जो है, डिम्पल चीमा, वही चंडीगढ़ में रहेगी। उसने भी एमए इंग्लिश नहीं किया। 4 साल तक ये एनडीए की ट्रेनिंग देहरादून में करता रहा, और कभी कभी जब भी मौका मिलता चंडीगढ़ आते। दोनों में फ्रेंडशिप थी, डेटिंग करते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, मनसा देवी भी जाते थे। 4 साल तक डेटिंग चली। और डिम्पल के अपने शब्दों में कहती, कभी कभी मैं बड़ा इनसिक्योर फील करती थी कि हम 4 साल हो गए मिलते, शादी की तो बात ही नहीं होती है। तो एक दिन मैंने कह ही दिया, मैंने कहा मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे मिलते रहते हैं, शादी की बात कब करेंगे, कब पेरेंट्स से बात करेंगे। तो कहते फटाफट पर्स खोला, पर्स में ब्लेड था, ब्लेड निकाला, ब्लेड से अपना अंगूठा काटा, अब खून निकाल के मेरी मांग भर दी, बस अब खुश। और उसके बाद एक बार कहते नड्डा साहब गुरुद्वारे गए हुए थे, तो उसमें वो जो पौंड था वहां पे चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद जब हम, वो पीछे पीछे आ रहा था, मैं आगे थी, तो जब हमने चक्कर लगा के खत्म किया तो कहती कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेज बत्रा। तो मैं हैरान हक्की बक्की देखती रह गई। तो देखा कि उसने मेरी चुन्नी का पल्लू पकड़ा हुआ था, और कह रहा था कि चौथी बार चक्कर लगा लिया हमने, शादी होगी। उस हादसे के बाद, कारगिल में उसकी शहादत के बाद, डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की। उसी की याद में वो जी रही है। आशु जी के पास उसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं आशु जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुना दे, फिर इस कहानी को खत्म करें। I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So, without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb, and filled my mouth with his blood. I met Vikram for the first time in 1995 at Punjab University, Chandigarh, when we both had joined MA English there. But as fate would have it, neither he nor I completed it. I guess it was just destiny playing its part in bringing us together to share our lives and become an integral part of each other. I can still vividly recall the air of excitement in his voice when he had called up to tell me that he had got selected for the IMA. That news had in fact put the seal on our relationship. But at times later on, because we used to be apart a lot, whenever I used to get pressurized regarding the issue of a marriage, he always used to tell me
take care to get what you like, or you'll be forced to like what you get. I still try to follow that in my life. It was a kind of a ritual with us to visit Mansa Devi temple and Gurdwara Sri Nada Sahib. On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the fourth time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. He was a man on the go, very restless, had to be doing something at all times, couldn't sit still even for a moment. While waiting for an order in a restaurant, he would start tapping the bike keys on the table. On being stopped from doing that, he would start tapping his fingers on the table. Again, on being asked to stop, he would start tapping his feet. And finally, on being given a stern look, he would start drinking water and drink water as if he had been thirsty for ages. So now, when I recall all this, I can feel what he must be going through during the Kargil war, what his state of mind must have been. He must be feeling restless inside, raring to go. On one of his visits from Sopor, I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So, without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb, and filled my mouth with his blood. That is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. How do I describe a lifetime of memories, though made only in 4 years of association? I could go on, and the memories would still keep coming. Not a single day in this past 17 years I've felt alone or detached from you in any sense. It seems as if you are away on a posting. I feel so proud when people talk about your accomplishments, but along with that, there's some regret too in some corner of my heart. You should have been here sharing, listening to the stories of your brave deeds, of how you're an inspiration for the youth of today. I know in my heart we are going to meet one day. It is just a matter of time. थैंक यू आशु जी। एक बार इनकी सांत्वना देने के लिए आर्मी चीफ इनके घर गए हिमाचल में, और वहां पे उन्होंने इनके पिता को कहा कि बहुत ही ब्राइट सोल्जर था ये, और अगर ये नौकरी में रहता, जिंदा रहता, तो 15 साल में ये मेरी जगह पे होता। आज मैंने 3 कहानियां आपको सुनाई, और तीनों का लिंक है, और क्यों सुना रहा हूं कि जैसे रूस के अंदर हर आदमी अपने सोल्जर्स को याद करता है, वैसे ही हमको करना चाहिए। सोल्जर एक होता है, जाता है, लेकिन माँ की कोख सूनी करके जाता है, बाप के बुढ़ापे की लाठी लेके जाता है, बहन का राखी का लेके जाता है, और बीवी का सिंदूर लेके जाता है। आज 7 जुलाई को उसकी कुर्बानी के दिन हम सब उसको श्रद्धांजलि दें, और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज से लेके कल तक विक्रम बत्रा की कहानी कम से कम 4 आदमी को सुनाए। कोई गर्भवती माता मिले, होने वाली माँ मिले, तो उसे सुनाए। ये फौजी जो है ऐसे स्कूलों में नहीं बनते, ये माँ के गर्भ से तैयार होके आते हैं, और ऐसी हर माँ को गर्व होता है जिसका बेटा जो है देश की सेवा के काम आता है। तो माँ को हम लोग प्रोत्साहन दें कि वो ऐसी कहानियां सुनाए अपने बेटे को गर्व में, कि वो बन के विक्रम बत्रा जैसा बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू बत्रा सर। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आर्मी में हैं। आई थिंक सुधा शर्मा जी और अंजू शर्मा को तो मैं जानता हूँ, और किसी को नहीं जानता हूँ।
हाँ सुरेंद्र सूद जी हैं, सूद जी आज नहीं है, बट उनका बेटा भी आर्मी में है। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सर आपका। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई बेहतर तरीका हो नहीं सकता अपने शहीदों को याद करने का, क्योंकि वो नीम के पत्थर है। अगर वो उन्होंने शहादत दी तो आज हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा एक नया हमें तरीका बताने का कि कैसे हमें उनको याद रखना है जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सर आपका। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत वेरी टचिंग। Thank you. बहुत ही टचिंग। मैं सोच रहा था 5-10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन नहीं, करीब 20-25 मिनट लग गए। और आपने सुनाई इतनी अच्छी तरह, सारी पिक्चर सामने आ गई।